नमस्कार दोस्तों। प्रेम एक सलेटी आसमान। जी हाँ, क्या प्रेम भी सलेटी होता है आसमान की तरह? दोस्तों, मैं लाई हूँ आज एक काव्य, प्रेम एक सलेटी आसमान, और इसकी रचिता है दीप्ति सारस्वत प्रतिमा। आप देख सकते हैं। और आज मैं बात करूंगी इस कृति के बारे में। यह है प्रेम एक सलेटी आसमान, पेपरबैक में 2021 में प्रकाशित हुआ है और बोधि प्रकाशन से आया है। मूल्य 150 रुपए, पृष्ठ 156। मैं थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगी दीप्ति जी का। आखिर इन्होंने इसमें क्या लिखा ये भी बताऊंगी, आपसे बात करूंगी। दीप्ति जी का परिचय देती हूँ। ये बंजार जिला कुल्लू हिमाचल प्रदेश में इनका जन्म हुआ। संजौली शिमला में रहती हैं। प्रवक्ता हिंदी राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर शिमला में हैं। ये इनके 4 काव्य प्रकाशित हो चुके हैं और सारस्वत सम्मान, हिंदी सागर सम्मान इनको प्राप्त हो चुका है। अपनी बात में कहती हैं कि मेरे प्रेरणा स्रोत मेरे पिता श्री सोम शर्मा हैं। भले ही आज वे हमारे बीच नहीं है, पर मेरे हृदय में सदा विद्यमान है। और प्रतिमा उपनाम उन्होंने ही दिया था इन्हें। अब इस पुस्तक की बात करते हैं, इस काव्य की बात करते हैं। इसमें मुक्त छंद की 78 छोटी बड़ी कविताएं हैं। अधिकतर भावनात्मक है, गंभीर है, इनमें चिंतन है, दूरदृष्टि है, संवेदना है, समष्टिगत है। ये कविताएं समाज से प्रश्न करती हैं, रिश्तों को सजोना चाहती हैं, कहीं कहीं कटाक्ष भी करती हैं, विशेषकर कुव्यवस्था पर। मानवीकरण, अलंकार, रूपक उपमाएं हैं, प्रतीकों, बिंबों का प्रयोग है, श्रृंगार रस पगी प्रेम कविताएं हैं। स्त्री विमर्श है तो पुरुष विमर्श भी है इनमें। श्रमिकों का दर्द है, प्रवासियों की दुर्दशा पर आंसू भी बहाती हैं। लॉकडाउन में विभिन्न व्यक्तियों की मनोदशा को भी इन्होंने कविता रूप में डाला है। लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्ति का प्रयोग किया है। भाषा परिष्कृत है। 5 शीर्षकों में समाहित है 78 कविताएं। ये समंदर की लहरों सी हैं जो अपने साथ बहा कर ले जाती हैं, गोते लगवाती हैं समंदर के भीतर और फिर रेत पर पटक कर लौट जाती हैं अपने प्रियतम की बाहों में। दीप्ति जी, आपकी कविताएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ मैं अशुद्धियों की तरफ आपका ध्यान जरूर दिलाना चाहूंगी। आपने एक जगह नर्क का प्रयोग किया है, उसमें नरक, आपने क के ऊपर रा लगाया है, जबकि नरक होता है। ऐसे ही बर्तन मांझता नहीं, मांझता। देखिए, मांझने और मांझने में अंतर है। मांझना मांझे से बना है, पतंग के मांझे से, और मांझना बर्तन मांझना। ऐसे ही एक जगह आपने अनेकों लिखा है, अनेकों नहीं अनेक होता है। और कॉफी में आपने COFFIE लिखा है, जबकि स्पेलिंग है COFFE। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं इसमें। अब मैं बात करूंगी कि प्रथम जो कविता है यादें, उसमें पिता से जुड़ी यादें हैं, बचपन की बेफिक्री है, रिक्शे वाले का वात्सल्य है, इसमें किस्सा गोई है। आजकल तो किसी पर भरोसा नहीं रहा। इन्होंने उस जमाने की बात की है जब रिक्शा वाला भी पिता की तरह व्यवहार करता था। एक दूसरी कविता शीर्षक है डैडी के नाम से, उसमें इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है डैडी के नीचे एक सलेटी आसमान। ये इसको मैं शीर्षक कविता मानूंगी। और इसमें डैडी के बारे में थोड़ा सा बताया गया है, मैं अभी पढ़ूंगी इसे। और आगे एक कविता में इन्होंने माता को धरती, पिता को आकाश और बड़े भाई को कहा है समंदर प्रेम का। तो रूपक बहुत अच्छा इन्होंने प्रयोग किया है। और एक जगह इन्होंने नानी को भी याद किया है। नानी के बहाने जो हमारी जिंदगी से निकल चुके हैं, माइनस हो चुके हैं, सिलबट्टा है, घड़ा है, रेडियो है, ये सब अदृश्य हो गए हैं, यदा कदा कहीं कहीं नजर आते हैं। एक कविता मैं कुछ कविताओं के नाम पढ़ देती हूँ, शीर्षक जो मुझे अच्छी लगी। सैनिटाइजिंग, आसमान, किशोर बच्चों की माएं, स्वर्ग, बंधन, बदलाव, व्यापार, पुरुष, संगत, एक घर, राज की बात, प्रेम, जिजीविषा, व्यवस्था, एकांत, पागल प्रेम, ये सभी सशक्त कविताएं जो दिल को छूती हैं, मन मस्तिष्क को उद्वेलित करती हैं। कविताओं में स्त्री विमर्श है। घर नहीं सुनना चाहता कि स्त्री पूर्व प्रेमियों का नाम भी जुबान पर लाए। ये देखिए, आपको पता ही है, दोहरा चरित्र रखता है हमारा समाज। एक कविता है जिस घर में झगड़े होते हैं वह संतान की मनोदशा चिंतनीय है। ये अच्छी लगी मुझे, क्योंकि ये यथार्थ के बहुत ही नजदीक है। और इन्होंने बड़ा भोला प्रश्न उठाया है कि पुरुषों को मरने के बाद तो स्वर्ग चाहिए जहां अप्सराएं हो,
लेकिन स्त्रियों को क्या चाहिए? तो उसके बाद ये कहती भी हैं, शायद क्रूर पति के स्वर्गवासी होने पर धरती ही उनके लिए स्वर्ग हो जाती है। एक सवाल कविता इसमें यदि कहते हैं, यदि स्त्री पुरुष से कठोर हो जाएगी तो स्त्री कितनी बची रहेगी उसमें? क्यों ना पुरुष थोड़ा कोमल हो जाए। बहुत अच्छा इन्होंने कहा। एक और जगह कहती हैं, पापा की परियां होती हैं जिनके हाथ में शिक्षा की हीरे जड़ी जादू की छड़ी है। बहुत सुंदर स्त्री शिक्षा की पक्षधर है ये। और एक घर कविता में इन्होंने कहा है, मैं पाठ करूंगी पृष्ठ 92 पर अभी करूंगी। व्यवस्था पर इन्होंने कटाक्ष किया है कि लॉकडाउन में वह व्यवस्था जो है एसी कमरों में बैठी है, अव्यवस्था बेतरतीब बदहवास लिथड़ लिथड़ भागी जा रही है। इस कविता में, इस पंक्ति में अनुप्रास है, पुनरुक्ति प्रभाव है, विभत्स और वीर रस है। और इन्होंने एक जगह लिखा है, लॉकडाउन में किसी को भी कहीं एकांत नहीं मिलता, स्त्री भी अपना एकांत खोजती है कहीं गुसल खाने में, छोटे से कोने में। तो दोस्तों ये कविताएं अच्छी लगी और अब मैं थोड़ी सी पढ़ देती हूँ कविताएं। प्रथम है यादें। मैं एक ही पृष्ठ पढ़ूंगी, लंबी कविताएं हैं ये कुछ। तो ये उन दिनों की बात है जब हम पापा के शेविंग बॉक्स में लापरवाह पड़े बोथरे ब्लेड को पा होते थे बड़े खुश, उस पर भी बचत करते हुए उस ब्लेड को तह कर बेझिझक मोड़ कर फिर तोड़ करके कर लिया करते थे आधे ब्लेड से फिर बड़ी दक्षता के साथ छील लिया करते थे अपनी पेंसिल, बिल्कुल ऐसी जैसे छीली गई हो वो किसी नए नवेले फैंसी शॉर्पनर से। यकीन मानिए ये बात कला में शामिल थी, क्योंकि आसपास के बच्चे उसका कुछ इस तरह से किया करते थे, अवलोकन जो निहारते हो कोई वो अद्भुत कलाकृति। अच्छे आलोचक कई निकाल दिया करते थे खामी भी, जो तुरंत ही कर ली जाती थी सही। दोस्तों सच में बचपन ऐसा ही होता था। और एक मैं पढ़ना चाहूंगी शीर्षक, जो कविता डैडी मैंने बताया उसके भी मैं इसको थोड़ा सा आखिरी लाइन में पढ़ना चाहूंगी कि एक सलेटी सपना जिसमें उनकी लुंगी, उनका कुर्ता, उनकी आंखें, उनकी लापरवाह बड़ी दाढ़ी, उनके कांधों पर टिके बाल, सब रंग गए सलेटी, कमरे में घिर आया एक सलेटी आसमान, एक सलेटी आसमान, एक सलेटी आसमान। एक घर, मैंने आपको कहा था मैं कविता जरूर पढ़ना चाहूंगी, इसे ध्यान से सुनिए मित्रों, कि घर जिसमें अकेले लौटने से लगता हो डर, घर जहां मौजूद रहता हो एक पिशाच हर बार धर लेने को आतुर, ऐसे घर में ऐसे घर में लौटना होता है दफ्तर में, सतही तौर पर दिखती हंसमुख खुश मिजाज उस महिला, नौकरी के बाद हर शाम वापस, तिस पर काटनी है उतनी औसतन एक इंसान की होती है जितनी उम्र। मतलब उतनी शामें उस क्रूर व्यक्ति के साथ, उस पिशाच के साथ उस स्त्री को काटनी होती हैं। कितना मुश्किल होता है एक स्त्री के लिए। और अंतिम कविता है इस संग्रह की, जलता रावण। इसमें एक बच्चा डर जाता है रावण को जलते देखकर, क्योंकि खूब धूम धड़ाक होता है। और इसका मैं आखिरी पढ़ती हूँ कुछ पंक्तियां कि पिता का जलती फुलझड़ी सा कौतूहल, फुलझड़ी जल चुकने के बाद की धुएं की काली उदास लकीर में है बदल चुका। रावण इतने शोरगुल के साथ जल रहा, ये सब हंगामा उस मासूम के लिए है डरावना। और आखिर में कहते हैं कि गोद में सुबक सुबक सो चुका बच्चा नहीं जानता उसके दिल में क्या क्या है उमड़ घुमड़ कर, बंद पलकों के पीछे सारी चकाचौंध से दूर, अंधेरे में खो चुका, अंधेरे में खो चुका, अंधेरे में खो चुका। तो दोस्तों आप इसे खरीद सकते हैं, प्रेम एक सलेटी आसमान, आप देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं फिर मिलूंगी आपसे किसी ना किसी कड़ी को लेकर। मैं उसमें कविता पाठ भी हो सकता है, समीक्षाएं भी हो सकती हैं, लेकिन आपसे एक अनुरोध, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। धन्यवाद।